दूसरे चरण के मतदान का शोर भी जो है, चुनाव का प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है और अब इंतज़ार है वोटिंग का। 48 घंटे बचे हैं और उसके बाद वोट डाले जाएंगे। 97 सीट हैं, 13 राज्यों के 97 सीट हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। हम चर्चा करते हैं, हमारे साथ हम न्यूज़ रूम में मौजूद हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी किस तरह से काम कर रहे हैं यहाँ पे। हम चर्चा करते हैं, उनसे बातचीत जानना चाहेंगे कि आखिर ये कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण सीटें, खासतौर से बिहार की हम बात करेंगे कि बिहार में जिस तरह से नज़रें रहेंगी। शोर थम चुका है, अब 5 सीटों पर बिहार में चुनाव और कुल देश की 97 सीटों पर 13 राज्यों। दूसरे चरण का जो मतदान होने वाला है 18 अप्रैल को, उसके लिए आज शाम 5 बजे प्रचार का दौर थम गया और देश के 97 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा। बिहार में 5 सीटों पर मतदान होना है 18 अप्रैल को। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार में 5 सीटों पर चुनाव होगा वो सभी एनडीए के घटक दल के रूप में जदयू के खाते में सीटें गई है और इसलिए पिछले दिनों से, पिछले एक सप्ताह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने चुनावी दौरे पर लगातार निकले हुए हैं। वो एक दिन में 3 से 4 चुनावी सभाएं कर रहे हैं, तो वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि कम से कम ये जो 5 सीट जो जदयू के खाते में आई है एनडीए के घटक दल के रूप में, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका तो दावा है कि 5 में से 5 सीटें हम जीत रहे हैं। लेकिन फिर भी एक आकलन के अनुसार वो कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा 5 में से कम 3 या 4 सीटें हम अपने खाते में डाल लें। तो इस तरह से ये भी दौर बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि दिखाना होगा एनडीए को कि हम बिहार एनडीए के रूप घटक दल के रूप में जदयू को ये दिखाना होगा कि हमारे पास भी वोट बैंक है और भले ही पिछली लोकसभा में हम 2 सीट जीते थे, लेकिन अगर हम भाजपा के साथ चुनाव लड़ते हैं तो हमारा एनडीए का बिहार में कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 97 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है 18 अप्रैल को, उसमें कई बड़े चेहरे भी हैं। खास करके कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा हैं। इसके अलावा भी हाँ, मथुरा की सीट पर लोगों की नज़र होगी जहां से हेमा मालिनी चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा राज बब्बर भी फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ रहे हैं। दयानिधि मारन हैं, अशोक चौहान हैं, कनिमोझी हैं। तो ये बड़े बड़े जो चेहरे हैं, हाँ, तारिक अनवर भी बिहार में कटिहार से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बड़े चेहरे हैं। अब देखना ये होगा कि ये बड़े चेहरे में से कौन कौन से चुनाव जीतकर इस बार लोकसभा में जाते हैं। बहुत दिलचस्प चुनाव है और हर चरण जैसे जैसे चरण बाई चरण, फेज बाई फेज चुनाव हो रहा है, दिलचस्प होता जा रहा है और इंतज़ार रहेगा 7वें फेज का। बहरहाल बढ़ते हैं दूसरी खबर की और एक और खबर जो आज चर्चा में रही बिहार में, खासतौर से सुशील कुमार मोदी की। सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया और मानहानि का केस दर्ज करने की बात कही है। मामला क्या है पूरा हम जानते हैं हमारे सहयोगी आलोक से। जी हाँ, ये मामला है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था पूरे मोदी समाज के बारे में कि मोदी समाज चोर है। ठीक है, ये हो सकता है कि नीरव मोदी, ललित मोदी, ये लोग पे आरोप है। जहाँ तक सुशील मोदी जी का कहना है कि पूरा मोदी समाज ईमानदारी से देश का सेवा करते आया है और वो चोर नहीं हो सकता। इसी पे सुशील मोदी ने कहा कि हम राहुल गांधी पे अवमानना की कार्रवाई करेंगे। अब बात करें सारण सीट की, तेज प्रताप ने मना किया था कि आरजेडी से चंद्रिका राय को टिकट नहीं देने के लिए। उन्होंने कहा था कि वो लालू परिवार की परंपरागत सीट है। हालांकि लालू प्रसाद के तेज प्रताप यादव के ससुर हैं, लालू प्रसाद के समधी हैं चंद्रिका जी, लेकिन फिर भी उन्होंने मना किया था क्योंकि तेज प्रताप उनको ससुर नहीं मानते। तलाक की अर्जी दे दी है और मामला कोर्ट में है फिलहाल। लेकिन अब सब कुछ अब साफ हो गया है क्योंकि चंद्रिका राय ने पर्चा भर दिया है आरजेडी के सिंबल पर। तेज प्रताप ने दावा किया है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो चंद्रिका राय अगर आरजेडी के सिंबल पर, तो वो तेज प्रताप उनके खिलाफ निर्दलीय, मतलब अपनी पार्टी, मतलब लालू राबड़ी मोर्चा के तहत। तो अब क्या लग रहा है आपको कि क्या ये वाकई सच होगा? ये दिलचस्प होने की उम्मीद है? देखिए, सारण की लड़ाई शुरू से ही वहाँ मुकाबला दिलचस्प रहा है। चाहे वहाँ राजीव प्रताप रूडी लड़ रहे हों या लालू प्रसाद खुद वहाँ से चुनाव लड़ रहे हों या राबड़ी देवी, हर बार मुकाबला दिलचस्प रहा है। वो सीट ऐसी है जहाँ चंद्रिका राय के पिता दरोगा प्रसाद राय भी वहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो जहाँ तक तेज प्रताप यादव की बात है, तो तेज प्रताप यादव के मामले को तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो परिवार का आंतरिक मामला है, उसे हम सुलझा लेंगे। लेकिन तेज प्रताप अपने जिद पे कायम हैं और वो पहले भी कह चुके हैं कि अगर चंद्रिका राय चुनाव लड़ेंगे तो वो खुद लालू राबड़ी मोर्चा के
सिंबल पे चुनाव वहाँ से लड़ेंगे। लेकिन आज तेज प्रताप यादव जी का जन्मदिन है, तेजस्वी जी ने उन्हें बधाई दी है और अभी अब उनके आवास पे भी गए हैं, तो हो लगता है कि तेज प्रताप यादव को मना लिया जाएगा और तेज प्रताप यादव चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे लिखा है तो आने वाला वक्त बताएगा। बस कुछ ही दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर परिस्थितियां क्या होती है सारण के सीट की। अब और भी कई ऐसी बड़ी खबरें हैं, खासतौर से विवादों की बात जाए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। मायावती की याचिका जो है उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मायावती ने याचिका दायर की थी जिस पर 48 घंटे की रोक लगाई थी चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार करने से। मायावती के साथ साथ मेनका गांधी पर भी रोक लगी है, आजम खान पर भी रोक लगी है और योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उन पर भी रोक लगी है। तो मायावती ने पहले तो चुनाव आयोग की इस कार्रवाई की निंदा की और कड़े शब्दों में निंदा की कि एक लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से याचिका नहीं सुनी और याचिका खारिज कर दी गई मायावती की। देखिए, असंसदीय बोल को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो जनता हो, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या नेता हो या अदालत, शीर्ष अदालत ही क्यों न हो। भाषा शब्द का चयन खासकर राजनीति में रहने वाले लोगों को अवश्य करनी चाहिए और असंसदीय शब्द का प्रयोग न हो इसका का पूरा ख्याल रखना चाहिए। मायावती ने जो किया उसकी निंदा चारों ओर हो रही है। कोर्ट का जो फैसला आया, कोर्ट के बारे में राहुल जी का तंज जो आया, तो इस तरह के विवादित बोल से बचना चाहिए। ये लेकिन बच कहाँ रहे? नवजोत सिंह सिद्धू को देखिए ना, उन्होंने तो कटिहार में कह दिया एक समुदाय, खास समुदाय को कि आप लोग बहुसंख्यक हो, एकजुट होकर वोट दो, जिताओ तारिक साहब को और उसके बाद फिर देश से मोदी को भगाओ। अब नवजोत सिंह सिद्धू टीवी के कलाकार हैं, अब कलाकारी में क्या बोल जाएंगे, हंसोड़ व्यक्ति हैं, लेकिन बिहार की जनता बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस रहती है और हंसने के वक्त ही वो अपना मुंह खोलती है। आप सिद्धू जी जितने भी बोल बोलेंगे, अल्पसंख्यकों को लुभाएंगे, उसको धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करेंगे। बिहार की जनता बांटने वाली नहीं है, यहाँ सर्वधर्म समभाव की गंगा जमुनी प्रवाहित होती है और होती रहेगी। लेकिन चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया है इस पर, डीएम से मांगा है कि वीडियो फुटेज अवेलेबल कराया जाए ताकि उन पर भी एक्शन लिया जाए। इसमें सिद्धू जी का फंसना तय है। जिलाधिकारी जिला निर्वाची पदाधिकारी भी होते हैं और चुनाव आयोग की सीधी पकड़ ऐसे डीएम पर होती है तो नवजोत सिंह सिद्धू बच नहीं पाएंगे। यूपी में बात करें तो यूपी सरकार के एक मंत्री बड़े ओहदे के हैं, बड़ा कद है उनका, नाराज चल रहे हैं। सीट एक भी नहीं मिली, एक सीट मांगी, एक सीट दिया गया, वो भी बीजेपी के सिंबल पे कहा गया। उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, वाराणसी से भी चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं मोदी के खिलाफ अपनी पार्टी से। अब राजभर जी की अपनी राजनीति है, ऐसा भी नहीं है कि जिन 30 क्षेत्रों में उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं वहाँ उनका बहुत बड़ा कोई वोट बैंक है। वाराणसी में राजभर साहब के जात की आबादी है ही कितनी, थोड़ी बहुत आबादी चंदौली के एरिया में देखी जा सकती है, थोड़ा बहुत आजमगढ़ के क्षेत्र में है, लेकिन जो 30 क्षेत्रों में उन्होंने खड़ा किया है वो एक प्रकार से भयाक्रांत करने की कोशिश है। और मेरा मानना है कि बाद में वो जैसे जैसे तारीख नज़दीक आएगी वो मान जाएंगे और पार्टी आलाकमान के निर्णय को स्वीकार करेंगे। प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश हो रही है, आपकी राजनीति है और इसमें पार्टी दबने वाली भी नहीं है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए एक और खबर बिहार में लौटते हैं, बिहार की बात करते हैं। आरजेडी के एक बड़े नेता नाराज चल रहे थे, अली अशरफ फातमी साहब, इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, पार्टी की सदस्यता से, पार्टी से नहीं दिया है। इंतज़ार कर रहे हैं कि पार्टी अब भी उन्हें सिंबल दे। 18 तक का इंतज़ार वक्त दिया है उन्होंने, पार्टी को एक अल्टीमेटम दिया है। हालांकि तेजस्वी ने साफ कह दिया कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ेगा या पार्टी छोड़ के जाएगा अगले 6 साल तक पार्टी में नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी अड़े हुए हैं कि पार्टी अगर ने सिंबल नहीं दिया तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी की सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, ये राजद का अंदरूनी मालमाल है। फातमी साहब दरभंगा से कई बार सांसद चुने गए हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, मिथिलांचल के अल्पसंख्यकों पर उनका ज़बरदस्त प्रभाव है। न केवल मिथिलांचल बल्कि संपूर्ण उत्तर बिहार में उनका दबदबा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रहे हुए हैं।
दुबई में बहुत बड़ा उनका कारोबार रहा है। आ करके उन्होंने मिथिलांचल को अपनाया, अपने होम गृह जिला को, और राजद को एक नया आयाम प्रदान किया। सिद्दीकी साहब भी वहाँ रहे, सिद्दीकी साहब भी दरभंगा के हैं, फातमी साहब भी दरभंगा के हैं। तो ये राजद को विचार करना चाहिए था, एक व्यक्ति को मधुबनी देके एक व्यक्ति को दरभंगा देना चाहिए था। अब अगर वो मैदान में उतरेंगे तो स्वाभाविक है कि इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वोट कटेगा और इसका लाभ मिलेगा। एक ऐसी ही खबर शकील अहमद साहब के बारे में, कांग्रेस के नाराज वो भी हैं, निर्दलीय, हालांकि पर्चा भी दाखिल कर दिया है लेकिन अभी तक पार्टी का जो नाम दिया जाता है उसमें सिंबल वो नहीं दिया है। उसके लिए वेट कर रहे हैं कि 18 तक शायद उनको पार्टी सिंबल दे दे, नहीं देगी तो फिर निर्दलीय वो लड़ेंगे। दरभंगा और मधुबनी की स्थिति थोड़ी भिन्न है। दरभंगा में अगर दो अल्पसंख्यक लड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से फायदा किसी और को होगा। यही स्थिति अगर मधुबनी में रही, शकील साहब अगर उतरते हैं मैदान में तो वो महागठबंधन के बागी प्रत्याशी कहलाएंगे, और जो अल्पसंख्यकों का अच्छा वोट है वो ले जाने में वो सफल रहेंगे। स्वाभाविक रूप से भाजपा के अशोक यादव मैदान मार के आगे आ जाएंगे। तो ये बहुत दिलचस्प होने वाला है मुकाबला, और बहुत दिलचस्प ये चुनाव होने वाला है। बहरहाल देखना हमें होगा कि आगे आगे होता है क्या, चूँकि ये बदजुबानी है, ये जारी रहेगी। जो स्थितियां हैं, इस तरह सख्ती लगाई गई उसके बावजूद। फिलहाल आज न्यूज़ रूम में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाज़त नमस्कार।